हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। आज की फिल्म है द प्रॉमिस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ओटोमन एम्पायर इतिहास के बड़े एम्पायर में से एक है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ओटोमन एम्पायर के डिवीज़न से पहले उसमें 10 से भी ज़्यादा देश शामिल थे, जो कि आज इजिप्ट, ग्रीस, हंगरी, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश हैं। आज ओटोमन एम्पायर का अस्तित्व सिर्फ तुर्की में ही बचा है। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के कुछ दिनों बाद ओटोमन एम्पायर ने 2 अगस्त 1914 को जर्मनी के साथ एक गठबंधन का समापन किया। 29 अक्टूबर 1914 को ओटोमन एम्पायर ने ब्लैक सी में रूसी बंदरगाहों पर एक सरप्राइज अटैक करके सेंट्रल पावर्स की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। कई रूसी अर्मेनियाई युद्ध को लेकर काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन तुर्किश अर्मेनियाई काफ़ी महत्वाकांक्षी थे, इस डर से कि कहीं रूसी का समर्थन करने से प्रतिशोध आएगा। 24 अप्रैल 1915 को ओटोमन अधिकारियों ने तलत पाशा के आदेश पर कॉन्स्टेंटिनोपल के सैकड़ों अर्मेनियाई बुद्धिजीवियों और नेताओं को गिरफ्तार और निर्वासित किया। अनुमान लगाया जाता है 1915 से लेकर 1916 के दौरान 8 से 12 लाख अर्मेनियाई लोगों को सीरिया के रेगिस्तान में डेथ मार्च पर भेजा गया था। निकाले गए लोगों को भोजन और पानी से वंचित रखा गया और लूट, बलात्कार, नरसंहार के अधीन कर दिया गया। सीरिया के रेगिस्तान में बच गए लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया गया। साल 1916 में नरसंहार की एक और लहर का आदेश दिया गया, जिससे साल के अंत तक लगभग 2 लाख अर्मेनियंस जीवित रह गए। जिस तरह से नाजीज द्वारा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में यहूदियों का नरसंहार हुआ था। तो चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में सिरोन विलेज का दृश्य देखते हैं, जो साउथर्न तुर्की में स्थित था और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ। साल है 1914। वर्ल्ड वॉर की आग लग चुकी थी, पर सिरोन में अब तक सब ठीक था। यहाँ 50% अर्मेनियन आबादी रहा करती थी, बाकी बचे हुए तुर्किश थे। उसी विलेज में एक अर्मेनियन शख्स रहता है, उसका नाम मिकेल बोगोसियान है। वो एक अपोथेकेरी है जो दवाइयाँ बनाता था। हालांकि ये उसके वंशज पिछले 200 सालों से करते आ रहे हैं, पर उसका सपना इंपीरियल स्कूल में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करना था, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थित है। पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस मेडिकल स्कूल का फीस खर्च उठा सके। इसलिए वो अपने विलेज की एक लड़की से इंगेजमेंट कर लेता है, जिसका नाम मारा था, और दहेज में उसे 400 सोने के सिक्के मिलते हैं, जो कि उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए पर्याप्त थे। जाने से पहले रात उसके पिता उसे अंकल मेसरोप का पता देते हैं, जो कि उसी शहर में रहते हैं। वो जाने से पहले मारा से वादा करता है कि उसकी पढ़ाई 2 सालों में ख़त्म हो जाएगी, फिर जब वो लौट कर आएगा तो दोनों शादी कर लेंगे। दूसरे दिन वो कॉन्स्टेंटिनोपल निकल जाता है। कुछ दिनों में वो उस शहर पहुंच जाता है। वो काफ़ी बड़ा था, बड़े बाजार लगा करते थे। काम में व्यस्त रहने की वजह से उसका कभी शहरों की तरफ रुख नहीं हुआ। यहाँ 70% लगभग तुर्किश आबादी रहा करती थी। वहीं बाजार में उसके अंकल की दुकान थी। वो उन्हें अपने पिता का दिया हुआ लेटर दिखाता है। वो उसे देख काफ़ी खुश होते हैं। उसके अंकल एक व्यापारी थे, इसलिए उनका घर भी आलीशान था। नौकर चाकर, पत्नी लीना और 2 छोटी बेटियाँ, येवा और तमर। बिल्कुल बगल में समंदर। सारा शहर काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ आकर वो काफ़ी खुश था। उनके घर एक लड़की आया करती थी, जो कि उनके दोनों बच्चों को डांस लेसन देती थी। उसका नाम एना था। वो अभी कुछ वक्त पहले ही पेरिस से लौटी है। हम देखते हैं मिकेल का दाखिला मेडिकल स्कूल में हो चुका है। ओटोमन का काफ़ी विशाल और नामचीन स्कूल, जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, उसमें से एक मिकेल भी अपने सपने लेकर आया था। लेक्चर हॉल में मिकेल की बगल में एक शख्स बैठा था। उसका नाम एमरे था और वो इसी शहर का रहने वाला है, जो कि तुर्किश जनरल का बेटा था। एमरे आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने पिता से ज़िद करके मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जो कि उसे मेडिकल में भी खास रुचि नहीं है। बस आर्मी न ज्वाइन करने का एक बहाना है। पहले ही मुलाकात में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिकेल जब घर आता है तो एना को अकेला बैठा देख उसके पास चला जाता है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करता है। दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। वो एक अच्छी स्केच आर्टिस्ट भी थी। मिकेल उसके आर्ट से काफ़ी प्रभावित होता है। दूसरे दिन स्कूल में डॉक्टर बॉडी के भीतर से ट्यूमर निकालने को कहता है, पर एमरे जैसे ही उसके पेट से ट्यूमर निकालने जाता है, वो खून देख के बेहोश हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, एमरे को खून खराबे से काफ़ी नफरत है। दूसरे दिन एमरे को एक पार्टी में देखते हैं। वहाँ मिकेल भी आया था। वो देखता है एना किसी शख्स के साथ आ रही है। वो शख्स एना का फियांसे है, क्रिस मायर्स, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है। एमरे और क्रिस एक दूसरे से पहले से परिचित थे।
एना उसे मिकेल से मिलाती है। सभी को पता था जंग अब ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ओटोमन ने सेंट्रल पावर से हाथ मिलाकर अलाइड फोर्स को खुली चुनौती दे दी थी। फिर वहाँ सभी डांस करते हैं। वहाँ से निकलने से पहले एमरे सबको बताता है संडे उसका जन्मदिन है, इसलिए उसके परिवार ने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है और उसमें सभी को आना होगा, और सब वहाँ से चले जाने लगते हैं। पर अब मिकेल एना के लिए भीतर कुछ महसूस करने लगा था। संडे वो एमरे के घर पार्टी में पहुँच जाता है। वहाँ क्रिस और एना भी आए थे। एना और मिकेल पास में टहलने चले जाते हैं। अब उसे भी मिकेल का साथ अच्छा लगने लगा था। वहाँ कई जर्मन्स भी थे। आज इसी पार्टी के साथ जंग का ऐलान भी कर दिया गया था। वहाँ क्रिस तुर्किश लोगों की खुल के आलोचना करता है कि जो उन्होंने जर्मन्स के साथ मिलकर इस जंग को छेड़ा है, इसका अंजाम खौफनाक होगा, और वो वहाँ एमरे के पिता से बहस कर बैठता है। जब मिकेल उसे रोकता है तो क्रिस बताता है जंग का असर तुम पर भी होगा, क्योंकि अर्मेनियंस रूसी के सपोर्ट में थे। इस वजह से एना को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता है। एना वहाँ से चली जाती है। क्रिस उससे माफ़ी मांगता है कि उसने ज़्यादा शराब पी ली थी, पर अब से वो शराब छोड़ देगा। दिन 29 अक्टूबर 1914, जब तुर्की की सेना जंग के लिए निकल रही थी। क्रिस भी वहीं था, जो अपने कैमरे में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था, और उसी मार्च में अर्मेनिया का फ्लैग जलाया जा रहा है। इससे जाहिर था कि अर्मेनियन लोगों पर बड़ी आफत आने वाली है। दूसरे दिन जब मिकेल स्कूल जाता है तो वहाँ लंबी लाइन लगी थी। वहाँ हर एक स्टूडेंट को ज़बरदस्ती तुर्किश मिलिट्री में ज्वाइन करवाया जा रहा था, खास करके वो जो अर्मेनियंस हैं। वहाँ एमरे भी था, पर उसे अपने पिता के लेटर से वॉर एक्सेप्शन मिल जाता है। मिकेल उस सोल्जर को बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता, पर वो उसे मेडिकल स्टूडेंट एग्जम्पशन नहीं देता। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने विलेज सिरोन चला जाए या जंग ज्वाइन कर ले। पर मिकेल वापस नहीं लौटना चाहता, उसे पढ़ाई पूरी करनी थी। वहाँ एमरे आता है। वो उस सोल्जर को एक सोने का सिक्का देता है और बताता है कि मिकेल मेरा फैमिली फ्रेंड है। वो सोल्जर उसे एग्जम्पशन दे देता है। यहाँ क्रिस एना से बताता है कि कॉन्या विलेज में कुछ तो बुरा हो रहा है, उसे इन्वेस्टिगेट करने जाना होगा, और ये अर्मेनियंस लोगों के लिए काफ़ी खौफनाक पल है, क्योंकि एना भी एक अर्मेनियन है, और वो जब लौट कर आएगा तो उसके लिए अमेरिकन वीज़ा का बंदोबस्त कर देगा, जिससे वो वहाँ से निकल सके। यहाँ एमरे के पिता को पता चल जाता है कि उसने उनके नाम का इस्तेमाल एक अर्मेनियन को एग्जम्पशन दिलाने में किया है, इसलिए वो एमरे को काफ़ी कुछ सुनाते हैं। उसके पिता का कहना था कि अर्मेनियन हमारे बीच में एक ट्यूमर है। यहाँ एना मिकेल के अंकल के घर काफ़ी वक्त बिता रही थी। रात एना वहाँ से निकल जाती है। उसके अंकल को भी ये खबर थी कि मिकेल एना को पसंद करता है। वो कहते हैं कि एना एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। पर मिकेल इस बात से इनकार करता है कि सिरोन में उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है और उसने किसी से वादा किया है और उसे नहीं तोड़ सकता, और उसी के दिए हुए दहेज के पैसों से मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। इस बात से उसके अंकल अनजान थे। उसके अंकल कहते हैं कि 400 सोने के सिक्के मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम इसे देकर शादी तोड़ दो, पर मिकेल मना कर देता है। जब क्रिस उस विलेज पहुँचता है तो देखता है कि वो विलेज जल रहा था। वहाँ कई अर्मेनियंस की लाशें लटकी थीं। वो वहाँ की कुछ तस्वीरें लेता है। वो दूर देखता है अर्मेनियन लोगों को पैदल रेगिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसे हम डेथ मार्च भी कहते हैं। वहाँ कई तुर्किश सोल्जर्स भी थे। एक महिला थक कर गिर जाती है तो उसे गोली मार दिया जाता है। ये दृश्य देख वो काफ़ी दंग हो जाता है। तभी उसे वहाँ तुर्किश सोल्जर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, पर वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। रात एना और मिकेल सड़क पर चल रहे होते हैं। वो देखते हैं एक तुर्किश रैली सामने से चली आ रही है। वो बाज़ार में सभी अर्मेनियंस की दुकानें तोड़ रहे हैं और उन्हें जान से मार दे रहे हैं। ये देख एना और मिकेल छिप जाते हैं, पर उससे ये देखा नहीं जाता। वो जब सवाल उठाता है तो वो उसे मारने लगते हैं। इस हमले में मिकेल घायल हो जाता है। एना के बीच में आने पर वो दोनों तुर्किश शख्स वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पास में एक होटल था जहाँ काफ़ी अर्मेनियन छिपे थे। उसका मालिक दोनों को अपने होटल में रात ठहरा लेता है। वो होटल की खिड़की से देखता है उसके अंकल की शॉप जल रही है। एना उसके चोट को साफ करती है। एना जिस तरह से उसकी फिक्र कर रही थी, मिकेल के मन में उसके प्रति एक आकर्षण बनता जा रहा था। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, पर मिकेल ने अभी तक उसे बताया नहीं कि वो इंगेज्ड है। शायद उसे डर था ये जानने के बाद वो एना को खो न दे। सुबह एना अपने होटल जाती है। मिकेल भी उसके साथ चला जाता है।
हम देखते हैं होटल में क्रिस अमेरिका रिपोर्ट फैक्स कर रहा है, जो भी उसने कोने विलेज में देखा। एना होटल आती है। वहाँ वो देखती है मिकेल के अंकल के घर से लेटर आया है, शायद उसकी वाइफ लीना ने भेजा था। वहाँ क्रिस आ जाता है। वो मिकेल को देख काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो एना से पूछता है कि वो रात कहाँ थी। उसे पता था मिकेल और एना साथ ही थे, पर एना उसका बिना जवाब दिए लीना के घर चली जाती है। इस बात से क्रिस गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अर्मेनियंस लोग अपने विलेजेस में मारे जा रहे हैं, औरतों और बच्चों को रेगिस्तान में चलाया जा रहा है जब तक उनकी मौत न हो जाए, पर किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं। यहाँ मिकेल अपने अंकल के घर आता है। घर पर रात हमला हुआ था, हर चीज़ टूटी हुई थी। वहाँ उसकी आंट लीना और उसके बच्चे थे। वो बताती है कि कल रात स्टेट सिक्योरिटी उसके अंकल को सिकज्जी प्रिजन में उठा ले गई है। मिकेल जाकर अपने बैग से बचे हुए सोने के सिक्के निकाल लेता है। शायद इन सिक्कों की मदद से वो उसके अंकल को छोड़ दे। वो प्रिजन में एमरे को भी अपने साथ ले जाता है। एक सोल्जर उसके पास आता है और कहता है अपने अंकल को देखने के लिए उसे साथ चलना होगा। एमरे भी उसके साथ आता है, पर वो सोल्जर उसे वहीं रुकने को कहता है। वहाँ कई शख्स घुटनों पर बैठे थे। मिकेल उस भीड़ में इशारा कर बताता है यही उसके अंकल हैं। वहाँ एमरे का पिता था। वो सोल्जर्स को इशारा करता है उसे वहाँ से ले जाने के लिए। वो सोल्जर्स उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद उसके अंकल के साथ बाकी लोगों को मार दिया जाता है। एमरे का पिता बाहर आता है। वो एमरे से कहता है अब एक भी बहाने नहीं चलेंगे, वो आज ही आर्मी ज्वाइन करेगा। एमरे को पता चल जाता है शायद मिकेल को मार दिया गया है। रात एना, लीना और उसके दोनों बच्चों को होटल ले आती है, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। पर अब एना क्रिस से नज़रें चुरा रही थी। क्रिस उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर एना उससे कुछ कह नहीं पाती। क्रिस को भी पता था उस रात मिकेल और एना के बीच कुछ हुआ है। क्रिस भी एना से उतना ही प्यार करता था जितना कि मिकेल। क्रिस वहाँ से चला जाता है। वो एना को और शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। एना भी अपनी गलती पर पछता रही थी। वहाँ से 6 महीने बाद हम तुर्की के टॉरस माउंटेन का दृश्य देखते हैं। तुर्किश लेबर कैंप जहाँ अर्मेनियन कैदियों से रेलवे ट्रैक का काम करवाया जा रहा था। मिकेल भी 6 महीनों से यहीं है। जो लोग कमज़ोर हो जाते उन्हें वहीं गोली मार दिया जाता था। काम करते वक्त मिकेल का एक साथी घायल हो जाता है, तो वो सोल्जर उसे गोली मार देता है। वहाँ एक और शख्स था, गैरिन, जो लगभग अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वहाँ खदानों को तोड़ने के लिए ट्रेन्स में डायनामाइट भरकर आते थे। एक दिन डायनामाइट का एक बॉक्स जिसका लॉक टूटा था, मिकेल उसे संभाल के रखने के लिए देता है, पर गैरिन सोल्जर्स के सामने ले जाकर पटक देता है, जिससे वहाँ जोर का धमाका होता है। यह धमाका इतना ज़ोरदार था, ट्रेन में आग लग जाती है और मिकेल उस तरफ झाड़ियों में गिर जाता है। पर जब उसे होश आता है तो सोल्जर्स उसकी सर्च कर रहे थे। वो किसी तरह छिपकर वहाँ से निकल जाता है। वो पटरियों पर आगे चलने लगता है। शाम हो जाती है। वो देखता है पीछे से ट्रेन आ रही है। वो उस चलती ट्रेन के पीछे लटक जाता है। अंदर से काफ़ी मदद की आवाज़ें आ रही थी। जब वो खिड़की से लोगों के हाथ देखता है, वो अर्मेनियंस थे जिन्हें भरकर कंसंट्रेशन कैंप मरने के लिए ले जाया जा रहा था। मिकेल उस डब्बे का ताला तोड़ने लगता है, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नदी में जाकर गिर जाता है। ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ से निकलकर एक झाड़ी में आता है और वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो देखता है सामने एक घर है। उस घर में एक पति पत्नी रहते थे। वो उसे देख डर जाते हैं, पर मिकेल बताता है वो एक अर्मेनियन है और उसे अपने विलेज सिरोन जाना है। वो उसे सफ़र तय करने के लिए एक खच्चर दे देते हैं। वो सफ़र तय कर अपने विलेज सिरोन पहुंचता है। वो पहाड़ों में छिपकर देखता है, वहाँ तुर्किश आर्मी का कब्ज़ा था। वो वहीं रुक रात होने का इंतज़ार करता है। रात वो किसी तरह छिपकर अपने घर जाता है। उसके माँ और पिता उसे वहाँ देख काफ़ी चकित हो जाते हैं कि मिकेल ज़िंदा है। सुबह उससे मिलने उसकी फियांसे मारा आ जाती है। वो उसे देख काफ़ी खुश होती है। मारा का पिता बताता है पहाड़ों पर मेरा एक कॉटेज है, वहाँ कोई आता जाता नहीं। तुम और मारा वहीं शादी करके रहो और वो काफ़ी सेफ होगा। पर मिकेल की माँ देखती है उसके चेहरे पर शादी को लेकर कोई खुशी नहीं है। उसके पूछने पर वो बताता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल में वो एक एना नाम की लड़की के प्यार में पड़ गया था। वो कहता है मैं ये शादी नहीं कर सकता, पर उसकी माँ कहती है तुम्हें ये शादी करनी होगी। जो कुछ हुआ वो तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी थी, उसे भूल जाओ। मिकेल मान जाता है।
दूसरे दिन मिकेल और मारा शादी कर लेते हैं। दोनों वहाँ काफ़ी खुश थे। मारा के पूछने पर वो बताता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल शहर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। काफ़ी बड़े बाज़ार हैं जहाँ दुनिया की हर नायाब चीज़ बिकती है। यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल में एना और क्रिस, लीना और उनके दोनों बेटियों को लेकर रेड क्रॉस आ जाते हैं, जहाँ उनकी अच्छे से देखभाल हो सकेगी। वहाँ और भी कई रेफ्यूजीज़ थे। वहाँ वो पेस्टर मेरिल से मिलता है। क्रिस बताता है कि मुझे पता है तुम इन रेफ्यूजीज़ को यहाँ से निकलने में मदद कर रहे हो और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। पेस्टर बताता है कुछ दिन पहले ही यहाँ से एक ऑर्फन ग्रुप बासेक पोर्ट के लिए निकला है। गाइड जैसे ही वापस आएगा मैं तुम्हें दूसरे ग्रुप के साथ भेज दूँगा। रात एना बताती है कि लीना अपनी दोनों बेटियों को लेकर सिरोन जाना चाहती है मिकेल के घर, और वो वहाँ तक उन्हें ले जाने के लिए क्रिस की मदद मांगती है। क्रिस मान जाता है। दूसरे दिन वो लीना और उसके दोनों बच्चों को लेकर सिरोन पहुँच जाते हैं। वहाँ उसकी माँ लीना को देख काफ़ी खुश होती है। लीना को लगता है उसका पति मैसरूब अब भी ज़िंदा है। एना उसकी माँ से बताती है मिकेल और वो एक अच्छे दोस्त थे। उसकी माँ को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी मिकेल बात कर रहा था, पर वो एना से झूठ बोल देती है कि मिकेल मर चुका है। उसे डर था कि मिकेल के ज़िंदा होने की खबर बाहर ना फैल जाए, क्योंकि तुर्किश ने विलेज के सभी पुरुष को मार दिया था। मिकेल की मौत की खबर सुन एना भावुक हो जाती है। एना और क्रिस वहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं तुर्किश डिप्यूटी गवर्नर रेड क्रॉस आया था। वो पेस्टर को हिदायत देता है कि उसे इस्तांबुल से ऑर्डर आया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए वो सभी रेफ्यूजीज़ को यहाँ से निकाल दे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ एक नई मुसीबत क्रिस के सामने खड़ी हो गई थी। दूसरे दिन हम देखते हैं मारा को उल्टियाँ हो रही हैं। वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी में मिकेल उसका ख्याल नहीं रख पा रहा था, इसलिए वो रात मारा को अपनी माँ के घर ले आता है। वहाँ लीना उसे देख लेती है कि मिकेल ज़िंदा है, और मिकेल को भी पता चल जाता है कि एना यहाँ आई थी, पर उसकी मौत की खबर सुन वापस चली गई। मिकेल को काफ़ी दुख होता कि वो एना से नहीं मिल पाया। मिकेल तय करता है कि वो एना से मिलने जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ सेफ़ नहीं है। यहाँ किसी को कुछ भी हो सकता है। वो रेड क्रॉस जाकर मदद ले आएगा। रात वो अपनी वाइफ मारा से मिलता है और वादा करता है वो जल्दी लौट आएगा। मिकेल काफ़ी खुश था कि उनके परिवार में एक नया मेहमान आने वाला है। दूसरे दिन वो रेड क्रॉस पहुंच जाता है। वहाँ एना मिकेल को ज़िंदा देख खुद को संभाल नहीं पाती और आकर उसके गले लग जाती है। वो पल दोनों के लिए काफ़ी भावुक था। शायद उनकी तकदीर में दोबारा मिलना लिखा था। क्रिस बाहर मिकेल और एना को गले लगा देखता है। उसे मिकेल के ज़िंदा होने की खुशी तो थी, पर भीतर दुख भी था कि वो जिससे प्यार करता है वो किसी और के लिए पागल है। क्रिस की खामोशी उसके दर्द को बयां कर रही थी। एना बताती है समुंदर के रास्ते यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। मिकेल उससे मदद मांगता है कि उसके परिवार को सिरोन से बाहर निकालना है। वहाँ मिकेल बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ सिरोन में है। ये सुन एना भीतर से टूट जाती है, पर मिकेल की आवाज़ में भी एक दर्द था। उसकी मजबूरियां थी। वो रोते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है। क्रिस एना के पास जाता है, उसे रोता हुआ देखता है। वो बताती है कि मिकेल के परिवार को सिरोन से निकलने में उसकी मदद चाहिए। उसे ये जानने की जरा भी इच्छा नहीं थी कि एना के रोने की वजह क्या है। वो उसकी आंखों में देखता है, उसके आंसुओं को पोंछता है। शायद वो उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। दूसरे दिन हम देखते हैं रेड क्रॉस से आर्मेनियंस का ग्रुप बासेक के लिए निकल रहा है। वहाँ रास्ते में मिकेल अपने परिवार को भी सिरोन से ले लेगा। दूसरे दिन वहाँ वो रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि सिरोन वहाँ से थोड़ी दूर पर था। जब तक वो अपने परिवार को ले आएगा वो यहीं रुकेंगे। क्रिस कहता है बिना रिपोर्टर्स के दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि आर्मेनियंस के साथ यहाँ क्या हुआ। वो ये बात मिकेल को एक ताने भरे अंदाज में कहता है। मिकेल कहता है तुम अपने अमेरिका जाकर अपने घर में कंफर्ट के साथ इस रिपोर्ट को लिखो। तभी जंगल में उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। मिकेल और क्रिस देखते हैं कुछ तुर्किश सोल्जर गाड़ियों पर सामान लादे चले जा रहे थे। उन्होंने सिरोन विलेज को लूट लिया था। वो देखता है एक सोल्जर उसकी पत्नी को बालों से पकड़कर घसीटते ले जा रहा है। ये देख मिकेल काफ़ी डर जाता है। वहाँ से निकलकर वो उसे बचाने जाता है, पर जब तक वो उस जगह आता है वहाँ लाशों का ढेर लग चुका था और तुर्किश जा चुके थे। वो उन लाशों में अपने परिवार को तलाश कर रहा था। मिकेल अपने माता पिता की लाश देख रोने लगता है।
वहाँ उसके वाइफ मारा की लाश पड़ी थी। वो देख खुद को संभाल नहीं पाता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मारा प्रेग्नेंट थी। उसने एक साथ अपने वाइफ और बच्चे दोनों को खो दिया था। उसे इस तरह से रोता देख क्रिस भी टूट जाता है। लीना और उसकी बेटी भी मर चुकी थी। हम देखते हैं येवा अभी भी ज़िंदा है। मिकेल की माँ भी घायल थी। वहाँ कुछ तुर्किश आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। मिकेल अपनी माँ और येवा को लेकर रिफ्यूजीज़ के पास चला जाता है और क्रिस उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी डायरेक्शन में जाता है। वहाँ क्रिस को पकड़ लेते हैं। वो दिखाता है कि उसके पास सुल्तान का परमिशन लेटर है, पर वो सोल्जर उसे काफ़ी मारता है। वो उसे पकड़ अपने कमांडर फारूक पाशा के पास लेकर चले जाते हैं। वो पूछता है कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है। क्रिस कहता है कि वो वॉर को रिपोर्ट कर रहा है, पर कमांडर कहता है कि यहाँ कोई वॉर नहीं चल रहा। क्रिस के पास एक डायरी थी जिसमें उसने सारी घटना का जिक्र किया था। कमांडर उस डायरी को पढ़ लेता है जिसमें तुर्किश लोगों की खुल के आलोचना की थी। क्रिस बताता है मुझे ये सब जानकारी तुर्किश ऑफिशियल से मिली है। जब कमांडर उससे हाई रैंकिंग तुर्किश ऑफिशियल का नाम पूछता है तो वो नहीं बता पाता। कमांडर उस पर अमेरिकन स्पाई होने का टैग लगा देता है और उसे प्रिजन में डाल देता है। यहाँ बासेक की तरफ जाते हुए रास्ते में उन्हें एक अर्मेनियन बूढ़ा शख्स मिलता है। वो बताता है इस तरफ बासेक है, पर उस विलेज में अब कोई नहीं बचा। उस बूढ़े शख्स के साथ और भी कई लोग थे। वो बूढ़ा बासेक का मेयर था। वहाँ वो रेवरेंड अंतरासियन से मिलते हैं, पर वो बताता है बासेक भी अब सेफ नहीं। ऐना उससे क्रिस के बारे में पूछती है, पर वो बताता है कि क्रिस नाम का कोई शख्स नहीं आया था। वो भी बासेक के मेयर स्टीफन को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं क्रिस को प्रिजन में रखा गया है। कल उसे मार दिया जाएगा। वहाँ एमरे आ जाता है। वो एमरे से कहता है कि वो किसी तरह अगर इस खबर को अमेरिकन एम्बेसडर तक पहुँचा दे तो ये एग्जीक्यूशन रुक सकता है। एमरे कहता है मैंने इसके पहले मिकेल की मदद की तो मुझे ये यूनिफॉर्म पहना दिया गया, मैं और ये सब नहीं कर सकता। वो कन्फेस लेटर ले आया था, उस पर क्रिस को साइन करना था कि वो एक स्पाई है। हालांकि वो जेल जाएगा, पर आज नहीं तो कल अमेरिकन गवर्नमेंट उसे बचा लेगी। उसके पास जान बचाने का यही एक रास्ता है। पर क्रिस उस लेटर पर साइन करने से साफ इनकार कर देता है। एमरे वहाँ से चला जाता है। यहाँ मेयर स्टीफन सबसे कहता है कि वो और नहीं भागेंगे, अब उन्हें लड़ना होगा। इस बात के लिए मिकेल मेयर का समर्थन देता है। वो बताता है कि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। उसकी बातों में दर्द साफ झलक रहा था। सब मेयर की बात मान लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके पास कुछ हथियार भी थे। दूसरे अमेरिकन एम्बेसडर हेनरी कॉन्स्टेंटिनोपल आ जाता है। उसे क्रिस की खबर मिल गई थी। वो वार्निंग देता है अगर क्रिस को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा और जल्द से जल्द उसे रिलीज़ किया जाए। कमांडेंट काफ़ी सोच में था कि आखिर ये खबर बाहर कैसे गई। दूसरे दिन क्रिस को रिलीज़ कर दिया जाता है और उसे मल्ता आइलैंड डिपोर्ट कर दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर था। रात कमांडेंट एमरे को वॉइस कंट्रोल रूम में बुलाता है। एम्बेसडर को कॉल यहीं से की गई थी। एमरे की आवाज़ को मैच किया जाता है और यहाँ पता चलता है कि क्रिस की खबर एम्बेसडर को उसने ही दी थी। उसे काफ़ी मारा जाता है। उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता है। अगले दृश्य में फायरिंग स्क्वाड एमरे को गोलियों से भून देती है। एमरे का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, पर एमरे एक अच्छा दोस्त था जो अपनी दोस्ती निभा गया। दूसरे दिन एक ओटोमन ऑफिसर मेयर के पास आता है और सारे हथियार सरेंडर करने को कहता है, पर मेयर सरेंडर करने को राज़ी नहीं था क्योंकि मौत तो वैसे भी आनी है, पर लड़कर मरना उसे मंजूर था। दोनों तरफ काफ़ी मुठभेड़ होती है क्योंकि अर्मेनियंस ने ट्रेंचेस बना रखे थे, जिसके वजह से तुर्कीस के ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। रात मेयर बताता है कल तुर्किश फिर से हमला करेंगे, इसलिए हमें कोस्ट की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो वहाँ से मूसा दाग माउंटेन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ बोट्स आकर उन्हें मल्ता आइलैंड ले जाएगी। मल्ता आइलैंड पर क्रिस फ्रेंच क्रूजर्स गुइचेन को ज्वाइन कर लेता है, जो उन्हें ओटोमन कोस्ट ले जाएगी और वहाँ वो सभी को रेस्क्यू करेंगे। हम देखते हैं ज़ख्म गहरा होने की वजह से मिकेल की मां की मौत हो जाती है। रात मिकेल काफ़ी उदास बैठा था। अब उसके परिवार में येवा और वो बचा था। अब उसके मन में बदले की भावना आ गई थी। उसे बदला चाहिए। ऐना उसे समझाती है कि उनका बदला यानी कि सरवाइव करना है। सुबह तुर्किश वहाँ तोप लेकर आ जाते हैं। सभी अर्मेनियंस बीच की तरफ भागने लगते हैं। वहाँ फायरिंग होनी शुरू हो गई थी। शाम वहाँ बोट के साथ क्रिस आ जाता है। वो ऐना और येवा को ढूंढ रहा था। वहाँ वो ऐना और येवा से मिलता है। मिकेल सबकी मदद कर रहा था बोट तक जाने में।
वहाँ क्रिस और मिकेल एक दूसरे को देख काफ़ी खुश होते हैं। मिकेल येवा और एना को लेकर बोट में बैठ जाता है जिससे वो क्रूज तक जाएंगे। पर तभी एक तोप का गोला नाव के पास आकर गिरता है और येवा पानी में गिर जाती है। उसे बचाने एना जाती है पर एना को तैरना नहीं आता था। मिकेल उसे बचाने जाता है पर एना तब तक डूब चुकी थी। वो येवा को लेकर क्रूज पर आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एना को खो दिया है। वहाँ क्रिस एना के बारे में पूछता है। मिकेल उसकी तरफ देखता रह जाता है। क्रिस को पता चल जाता है कि एना अब नहीं रही। वो रोने लगता है। दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस कर पा रहे थे। हम देखते हैं कई साल बीत चुके हैं। क्रिस ने मिकेल और येवा के यूएस वीज़ा का इंतज़ाम कर दिया था। उसके बाद मिकेल ने येवा को अडॉप्ट कर लिया। हमें पता चलता है कि 1938 में क्रिस की मौत हो गई जब वो स्पेनिश सिविल वॉर का कवरेज कर रहा था। येवा बड़ी हो चुकी है और आज उसका एंगेजमेंट है। सब उसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी दृश्य के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों 10 से 15 लाख अर्मेनियन औरतें और बच्चे इस नरसंहार का शिकार हुए, पर आज तक तुर्किश सरकार अपने इस अपराध को मानने से साफ इनकार करती है। क्या आप इस इतिहास के बारे में जानते थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।